आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं, चैलेंजेस इन हाइब्रिड सोलर प्लांट्स एंड इट्स रेमेडी। तो दोस्तों, इस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है वो हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाने के बाद जो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो बहुत कम मिल पा रहा है। स्पेशली 3 किलोवाट के हाइब्रिड सोलर प्लांट में तो बहुत ही ज़्यादा हमें अनसेटिस्फेक्शन मिल रहा है। उसके पीछे क्या रीजंस हैं उनको हम पहले जानने की कोशिश करेंगे, और वो चैलेंजेस किस वजह से आ रहे हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, और उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो एक बेसिक चीज़ है, इलेक्ट्रिसिटी अंडरस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी में एक बेसिक फंडामेंटल एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए, जैसा कि मुझे लगता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी में वोल्टेज, करंट, पावर, ये सभी को पता होता है। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का सिंबल क्या है, करंट का सिंबल क्या है, रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है। रेजिस्टेंस मतलब आर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध, जो हमेशा करंट फ्लो का प्रतिरोध करता है, अपोज करता है। वोल्टेज क्या होता है, जो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 220 वोल्ट हो सकता है, 440 वोल्ट हो सकता है, डीसी में 12 वोल्ट हो सकता है, 24 वोल्ट हो सकता है, 48 वोल्ट हो सकता है, 96 वोल्ट हो सकता है। तो सब अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 96 वोल्ट, 120 वोल्ट, अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से अलग अलग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। ऐसे ही एसी में 220, 230 वोल्ट, 440 वोल्ट, ये सब स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं। और स्टैंडर्ड्स हमेशा बनाए जाते हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और स्टैंडर्ड्स कोई भी टाइम टू टाइम घटते बढ़ते रहते हैं। जैसे भारत की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 25 हर्ट्ज़ है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 60 हर्ट्ज़ है। तो ये वेरिएशन होते रहते हैं, वेरिएशन एज़ पर रिक्वायरमेंट, वेरिएशन होते रहते हैं। बस यहाँ पे एक बेसिक जो थोड़ा आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस है जो करंट का अपोज कर रहा है, करंट को बांध रहा है, मतलब इसको बहने नहीं दे रहा है। तो रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा वायर का, करंट उतना ही कम फ्लो करेगी। और रेजिस्टेंस ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, मतलब हम कॉपर का वायर ले रहे हैं कि एल्युमिनियम का ले रहे हैं कि आयरन का ले रहे हैं, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उसकी कॉस्ट उतनी ही कम होगी, मतलब उतना ही सस्ता होगा, और उसमें करंट उतना ही कम फ्लो होगा। वोल्टेज का काम क्या है, केवल करंट को, जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उनको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना। तो यहाँ पे वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, और इसके साथ एक जो रिलेशन होता है पावर, एक तो V इंटू आई होता है, एक पावर V²/R होता है, और एक पावर का रिलेशन होता है I²R। तो अगर इन तीन रिलेशन का आपको बेसिक फंडामेंटल पता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं। जैसे जब वोल्टेज और करंट दोनों दिया होगा तो पावर को हम वोल्टेज करंट को मल्टीप्लाई करके पावर निकाल लेंगे। करंट दिया गया है, लोड दिया गया है, तो I²R करके हम पावर निकाल लेंगे। और अगर वोल्टेज दिया है और लोड दिया है, रेजिस्टेंस दिया हो, तो भी हम पावर निकाल लेंगे। अब एक और चीज़ हम लोग को सभी को पता होनी चाहिए कि जितनी भी हमारे घरों में सप्लाई होती है वो नॉर्मली पैरेलल में होती है। वोल्टेज चूँकि पैरेलल में सेम होता है, इसीलिए आप देखें कि घरों में जितने भी लोड होते हैं, यहाँ पे हम आर को लोड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। जितने भी हमारे अप्लायंसेज होते हैं, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वो सारे पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। तो आप देखोगे कि वोल्टेज जो है सभी में सेम होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। आई की रिक्वायरमेंट क्या है, आई की डिमांड क्या है, जो कि करंट किस पे डिपेंड करता है, P प्रोपोर्शनल टू I²। मतलब आई जितना ज़्यादा होगा पावर उसका उतना ज़्यादा होगा। पावर ज़्यादा होगा तो हमें थिक वायर लेना पड़ेगा, मीन्स जितना ज़्यादा पावर होगा, लोड होगा, उतना ज़्यादा हम बढ़ाते रहेंगे वायर का, जो थिकनेस की बात करें, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि एसी, अगर 4 एसी लगाते हैं 1.5 टन का, तो मिनिमम 2.5 का वायर रिकमेंडेड है। आपको 2 एसी चलाना है तो आप 4 का वायर पैरेलल में लगा सकते हो, और जहाँ पे एसी का लाइन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो वहाँ पे 2.5 का वायर लगा सकते हो। इसी तरह से कई एसी चलाना है, 3 एसी चलाना है, 4 एसी चलाना है, तो मिनिमम रिकमेंडेशन होता है कि 6 की आप लाइन लेके चलो। तो ये एक पावर ट्रिंगल है जहाँ पे बहुत सारे पावर के, रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, करंट के साथ क्या रिलेशन है, वोल्टेज के साथ क्या रिलेशन है, इसी तरह से वोल्टेज का करंट के साथ क्या रिलेशन है, पावर के साथ क्या रिलेशन है, ये सब यहाँ पे एक पावर ट्रिंगल दिया गया है जहाँ पे बेसिक पैरामीटर पावर, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इन 4 ही पैरामीटर का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और जो इलेक्ट्रिकल का या इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्लीकेशन है सोलर, उसके लिए भी हमें इन पैरामीटर्स को पता होना चाहिए, और इतना जरूर पता होना चाहिए कि वोल्टेज और करंट में, वोल्टेज और पावर में क्या रिलेशन है। अब जब हम सोलर पे आते हैं तो सोलर पे हमें बेसिक फंडामेंटल लाइक 1 किलोवाट का सोलर प्लांट कितना जनरेट करता है,
ये भी हमको एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए। और एक जब भी हम किसी क्लाइंट से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेट टर्म यूज़ करना होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। मीन्स 1 किलोवाट का सोलर प्लांट अप्रॉक्सीमेटली कितनी यूनिट जनरेट करता है? लगभग 5 किलोवाट यूनिट एवरेज पर डे जनरेट करता है। 5 किलोवाट हावर बोले या 5 यूनिट बोले, एक ही बात है। एक यूनिट में कितना वाट होता है? 1000 वाट इक्वल्स टू 1 यूनिट। और 1000 वाट को ही KWH बोल देते हैं, किलो वाट हावर। मतलब एक घंटे अगर हम 1 किलो वाट को यूज़ करते हैं, 1000 वाट को यूज़ करते हैं, तो हम बोलते हैं कि 1 किलो वाट 1 यूनिट कंज्यूम हो गया। अब अगर हम बात करें कि 5 यूनिट अगर पर डे जनरेट होती है, तो महीने में हो गई लगभग 150 यूनिट। रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो रेजिडेंशियली लगभग 7 रुपये यूनिट का कंजम्पशन होता है। तो 150 इंटू 7 करेंगे तो लगभग 1000 रुपये की मंथली सेविंग होती है, जो ऑलरेडी हम लोगों ने अपने हर विजिटिंग कार्ड में ये लगा रखा है कि जितने हज़ार का आप सेविंग करना चाहते हो महीने पे, उतने ही किलोवाट का मिनिमम आपको कनेक्शन लगाना पड़ेगा। यही बात कॉमर्शियल अगर हम कोई प्लांट लगाते हैं तो बात थोड़ी अलग हो जाती है, बिकॉज कॉमर्शियल में जो यूनिट कॉस्ट होता है, 1 यूनिट का जो कॉस्ट होता है अप्रॉक्सीमेट 10 रुपीज़ होता है। 10 रुपीज़ मीन्स 150 यूनिट की बिजली अगर बनती है पर मंथ, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मंथली 1500 रुपये की सेविंग हो जाएगी मंथली। इसीलिए हमने यहाँ पे फार्मूले में लगा दिया कि अगर आपको कॉमर्शियल कोई एनालिसिस करना है तो आप बता सकते हो कि 1 किलोवाट से सोलर से आपकी लगभग 1500 रुपये की बचत होगी। लगभग वर्ड हमेशा यूज़ करना है जब भी आप सोलर में किसी से आप बात करते हो, क्योंकि 5 यूनिट जनरेट होगा, किस दिन 7 यूनिट जनरेट होगा, किस दिन 3 यूनिट जनरेट होगा, किस दिन 2 जनरेट होगा, किस दिन नहीं होगा। ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी में जो वोल्टेज आता है उसकी अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी दिन में कितने बार पावर कट होता है वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। फिर हमारा वेदर कंडीशन है, फिर हमारा अप्लायंसेज है, जो हमने इन्वर्टर लगा रखा है, हमने जो बैटरी लगा रखी है या जो हमने पैनल लगा रखे हैं, वो प्रॉपर उसका एज़ पर इंजीनियरिंग डिज़ाइन प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं। तो देयर आर सो मेनी पैरामीटर्स, इतने सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ओवरऑल जनरेशन को, ओवरऑल आउटपुट को अफेक्ट कर सकते हैं। तो सबको ध्यान में रखते हुए अगर आप अप्रॉक्स टर्म यूज़ करेंगे डिस्कशन करने पे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा एज़ कम्पेयर टू एग्जैक्ट कि आप बोल देते हो कि 5 यूनिट बिजली बनेगी, आप बोल देते हो कि आपका 5000 बिल आता है, आप सोलर लगा लीजिए 5 किलोवाट, तो आपका बिल 0 हो जाएगा। तो इनसे आप बचिए। और अगर इस टाइप के कमिटमेंट करते हैं तो आप अपने लेवल पे करोगे, उसमें हम लोग का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस टाइप का कोई फ्यूचर में भी अगर केस आता है तो उसके लिए पूरी तरह से आप जिम्मेदार होंगे, इसमें हम लोग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो जनरेशन होता है उसके हिसाब से जो लोड हम लोग लगाते हैं, लोड हम लोग यूज़ करते हैं, उसका भी एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि 9 वाट का अगर बल्ब 10 घंटे चलता है तो 9 इंटू 10 90 वाट हो गया। 90 वाट जो होता है 1000 किलोवाट का, 1000 वाट का लगभग 1/10वां हिस्सा होता है। तो यहाँ पे हमने दिखाया कि लगभग 0.1 यूनिट बिजली कंज्यूम होगी। इसी तरह से अगर 60 वाट का सीलिंग फैन 20 घंटे हम यूज़ करते हैं, 60 इंटू 20 करेंगे तो 1200 वाट आ जाएगा। 1200 वाट का मतलब 1.2 यूनिट। सिमिलरली 1 HP का समरसेबल पंप अगर है, आधे घंटे चलता है तो केवल 0.5 यूनिट का कंजम्पशन होगा। फ्रिज 250 वाट का है, 24 घंटे चलता है तो 6 यूनिट का कंजम्पशन होगा। अब यहाँ पे अगर आपने फ्रिज लगा रखा है और 250 वाट का पावर कंज्यूम हो रहा है, तो आप समझिए कि 6 यूनिट बिजली, मतलब अगर हम सोलर की भाषा में कहें तो 6 यूनिट बिजली स्टोर करना, इसके लिए आपको लगभग 3 से 4 बैटरियां चाहिए। और अगर हम दिन में मान लें कि सोलर से ही चलता है, सोलर में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, सोलर में डे का मतलब होता है 7 हार्स और सोलर में नाइट का मतलब होता है 17 हार्स। जो 24 में से 7 घंटे घटा दे तो जो बचता है 17 घंटे। 17 घंटे बैकअप के लिए आपको बैटरी पे ही डिपेंड होना पड़ेगा। अगर हम ये मान के चलें कि यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं आती है, आप कोई ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट डिज़ाइन कर रहे हैं या लाइट वहाँ पे बिल्कुल नहीं आ रही है 2 दिन लगातार, 1 दिन लगातार, तो उस समय जो भी आप बैकअप लेके चलोगे उसकी डिज़ाइनिंग 17 घंटों के हिसाब से होगी। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं टीबी की अगर हम बात करें, टीबी मान लो 100 वाट की है और 6 घंटे चलती है तो केवल 0.6 यूनिट का रिक्वायरमेंट होगा। AC 1.5 टन की है जो कि लगभग 1500 वाट लेती है, 10 घंटे चलती है तो लगभग 15 यूनिट आ रहा है। लेकिन इसमें देखें अगर हम रात में चलाते हैं तो 15 की बजाय लगभग 10 आएगा, बिकॉज रात में जनरेशन रिक्वायरमेंट जो होता है वो कम हो जाता है।
और शुरुआत में 1500 वाट लेता है। चलने के बाद अगर हम आइडियल एसी की बात करें, लेटेस्ट इन्वर्टर एसी की बात करें, तो लगभग 900 से 1000 वाट की ही खपत होती है। तो इन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आप डिज़ाइन करोगे। जब भी आपको लगे कि कोई कन्फ्यूज़न हो रहा है और ये वीडियो देख लेंगे। ये हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। इसमें पहले सोलर से बिजली घर के लोड पे जाती है, फिर रात होने पे बैटरी सप्लाई से बिजली जाती है सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो ग्रिड से वो सप्लाई लेता है। ये ओवरऑल हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। अब हम बात करते हैं, चूँकि हमारा टॉपिक है हाइब्रिड सोलर प्लांट, तो हाइब्रिड सोलर प्लांट के लिए एक जो जनरेशन होता है इस पर अगर हम बात करेंगे, बिकॉज हाइब्रिड सोलर प्लांट हम लोग क्यों बेचते हैं, क्योंकि हम उसको यही बताते हैं कि बिना लाइट के भी ये काम करेगा। बिना लाइट के काम करेगा, लेकिन कब ये काम करेगा, किस समय लाइट नहीं है, ये बहुत मैटर करता है। वो लाइट सुबह 9 से 4 के बीच में नहीं है, या सुबह 6 से 9 के बीच में, या शाम को 4 से 6 के बीच में लाइट नहीं है, उस समय आप इस पर लोड डालना चाह रहे हो। तो दोनों ही चीज़ों में ज़मीन और आसमान का अंतर है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि जो जनरेशन होता है सोलर मॉड्यूल से, अगर पावर अवेलेबल है ऑन ग्रिड के लिए, और अगर पावर अवेलेबल नहीं भी है और हमने ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाया, तो जनरेशन किस तरह से होगा। नॉर्मली ये पाया गया कि लगभग 7 घंटों में 90% जनरेशन होता है। जो भी सोलर का जनरेशन होता है, जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1 किलोवाट का सोलर प्लांट लगभग दिन भर में 5 यूनिट बिजली बनाता है, 5 यूनिट्स जनरेट करता है डे में। ठीक है, इसका मतलब 1 किलोवाट का मतलब यहाँ पे है 1000 वाट, और 5 यूनिट का मतलब है 5000 वाट। ठीक है, जिस तरह से एक पर्सन 8 घंटे की नौकरी में लगातार 8 घंटे काम नहीं करता है, उसी तरह से एक सोलर प्लांट भी अगर 1 किलोवाट का है, पैनल की कैपेसिटी 1 किलोवाट है, तो 8 घंटे या 7 घंटे 1000 वाट की बिजली नहीं बनाएगा। तो बिजली कितनी बनाएगा, तो उसका ये कुछ ग्राफ एक आता है, आप देख सकते हैं कि मॉर्निंग 9 AM से 4 PM तक ये 90% जनरेशन होता है। मतलब किसका 90%, अगर हम 1 किलोवाट का एग्जांपल लेते हैं तो इसका 90% हो गया लगभग 4500 वाट। जो इसकी अधिकतम क्षमता है, कि एवरेज क्षमता है 5000 वाट, उसका 90% तो ये 7 घंटे में बनाएगा। और जनरेशन तो गर्मियों में सुबह 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो 6 से 9 इधर के 3 घंटे और इधर के 3 घंटे, लगभग मोटा मोटा 6 घंटे, 5 घंटे, सॉरी 3 2 5, 5 घंटों में केवल 10% बनता है जनरेशन। मतलब 5 घंटों में 3 किलोवाट अगर है, तो इन 5 घंटों में 10% मतलब होता है 500 वाट। तो 500 वाट की बिजली बनेगी 5 घंटों में। मतलब अगर हम 1 किलोवाट की बात करेंगे तो 500 वाट बनेगी 3 घंटों में, और 3 किलोवाट की बात करेंगे तो 1500 वाट बनेगी। 1500 वाट बिजली बनेगी 3 घंटे में। मतलब एवरेज अगर हम बात करेंगे तो 300 वाट भी हो सकता है, 600 वाट भी हो सकता है, 400 वाट भी हो सकता है, इसी के बीच में आएगा 5 घंटों में। मतलब एवरेज बात करेंगे तो 100 वाट आ रहा है। 500 वाट तो 5 घंटे में 500 वाट, तो 1 घंटे में 100 वाट। तो 100 होगा, कभी 150 होगा, कभी 250 होगा, कभी 50 होगा, कभी 20 होगा, कभी 30 होगा। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपने इसको सही से कस्टमर को क्लियर नहीं किया, तो हाइब्रिड में प्रॉब्लम यहीं से आनी शुरू हो जाती है। प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, कस्टमर कहता है कि भाई हमारा 3 किलोवाट का प्लांट लगा है। ठीक, तो इसमें अगर कस्टमर आपका असंतुष्ट है, तो उसके लिए जो जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी, वो हमको लेनी पड़ेगी। क्यों लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उसको सही से समझाया नहीं। हमने उसको क्या नहीं समझाया, हमने उसको ये नहीं समझाया कि जैसे आप बिजली का कनेक्शन है 3 किलोवाट का, उसमें आप 4 किलोवाट का भी लोड डाल दोगे, 5 किलोवाट का भी लोड डाल दोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पेनाल्टी दे देंगे आप, अगले महीने में बिल में एडजस्ट हो जाएगी। बट जब हम हाइब्रिड सोलर की बात करते हैं और जहाँ पे लाइट अवेलेबल नहीं है, उस केस में जितना जनरेशन होगा उससे ज़्यादा आप 2 कंडीशन में यूज़ कर सकते हो। या तो आपके पास बैटरी बैंक हो, उसमें स्टोर हो पावर, या ग्रिड आ रहा हो। तो अगर बैटरी बैंक नहीं है और ग्रिड नहीं आ रहा है, तो कितना आप यूज़ कर पाओगे, जितना आपका जनरेशन हो रहा है। जैसे आपका एक करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट से आप उतना ही पैसा निकाल सकते हो जितना आपके बैंक में जमा है। उससे ज़्यादा निकालने की कोशिश करोगे तो नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो 3 किलोवाट का प्लांट अगर शाम को 4 बजे लाइट अवेलेबल नहीं है और बैटरी भी आपने नहीं लगाई है, 4 PM पे 3 किलोवाट के प्लांट से 250 वाट का जनरेशन हो रहा है, तो आप इससे 1 वाट का भी ज़्यादा लोड डालेंगे। अगर आपका लोड 250 वाट से ज़्यादा है,
तो इन्वर्टर ट्रिप करके तुरंत बंद हो जाएगा। अब क्या हो सकता है कि अगर आपके पास बैटरी बैंक है और आपका 3-4 बजे लोड आपका है, सपोज करिए 500 वाट का, जनरेशन हो रहा है केवल 250 वाट का, तो 250 वाट आपको कहाँ से मिल जाएगा? 250 वाट आपको बैटरी से मिल जाएगा। 250 वाट पावर आपको बैटरी से मिल जाएगा, फ्रॉम बैटरी। बैटरी में कितना स्टोरेज होगा ये भी ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर एक बार आपको डिस्कस कर सकते हैं। अगर लेड एसिड की बैटरी है, 12 वोल्ट की है, 150 एच की है, तो अभी हमने आपको फार्मूला बताया पावर का, पावर V इंटू आई, वोल्टेज इसका 12 है, करंट इसकी 150 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1800 वाट होगा। लेड एसिड में आप 70% ज़्यादा बैटरी को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हो, तो 1800 का 70% हो जाएगा 1350 वाट, मतलब 1350 वाट आपके पास पावर स्टोर है। अब आपको जितना लोड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप बैटरी बैंक को बढ़ा सकते हो। बैटरी बैंक को बढ़ाने के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि जो आप इन्वर्टर लगा रहे हो उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। इन्वर्टर जो आप लगा रहे हो मीन्स आप 3 kVA का इन्वर्टर लगा रहे हो, ये 24 वोल्ट का है या 48 वोल्ट का है। 24 वोल्ट का है तो 2 बैटरी आप लगा सकते हो, और आपको और ज़्यादा लोड चाहिए 2 बैटरी आप पैरेलल में करके और लगा सकते हो, मतलब मल्टीपल में 2 की बैटरी लगेगा। ऐसे 48 वोल्ट का सिस्टम है तो इसमें मिनिमम आपको 4 बैटरी लगानी पड़ेंगी, और 4 के मल्टीपल में आप 8 बैटरी 12 बैटरी लगा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया 2 बैटरी एक और बढ़ा दे क्या, 24 वोल्ट का सिस्टम है, तो एक नहीं बढ़ा सकते हो, मिनिमम आपको 24 वोल्ट में 2 बैटरी बढ़ानी पड़ेंगी, और 48 वोल्ट के सिस्टम में मिनिमम 4 बैटरी बढ़ानी पड़ेंगी। इसी के विपरीत आप लिथियम में जाते हो तो लिथियम में आप 90% तक डिस्चार्ज कर सकते हो, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है कि 80% रिकमेंड करेंगे तो लिथियम बैटरी की लाइफ ज़्यादा होगी। इसी तरह से लेड एसिड में आप 65-70% अगर आप डिस्चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाएगी। अभी हम लोग लिथियम बैटरी जहाँ पे लगाए हैं वहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ जगह जहाँ पे प्रॉपर कट ऑफ नहीं है, बैटरी का सही से सिलेक्शन नहीं है, वहाँ पे भी डीप डिस्चार्ज होकर उनका सिस्टम बैठ जाता है। फिर कस्टमर ये कहता है कि भैया मेरा सिस्टम बैठ गया, काम नहीं कर रहा है, तो इस केस में हमको बूस्ट चार्जिंग करनी होती है। डायरेक्ट पैनल से अगर आप बैटरी को 15-20 मिनट आधे घंटे लगा दोगे तो फिर से चार्ज हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि आखिर जो ये चैलेंजेस आए या आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। सबसे जो बड़ा चैलेंज आ रहा है वो एक रॉन्ग इंस्टॉलेशन की वजह से आ रहा है। रॉन्ग इंस्टॉलेशन के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि प्रॉपर आपने शेडो एनालिसिस नहीं किया, प्रॉपर आपने इन्वर्टर की सेटिंग नहीं की, प्रॉपर आपने सीरीज़ सही नहीं बनाई, बैटरी का सिलेक्शन आपने प्रॉपर नहीं किया, बैटरी की जितनी कैपेसिटी चाहिए थी उतनी आपने बैटरी नहीं लगाई। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, कस्टमर ने कम पैसा दिया तो 4 बैटरी देनी थी, उनको 3 ही बैटरी दे दिया, बोला कस्टमर ने कम पैसा दिया तो हम 3 ही बैटरी दे देंगे। अब 3 बैटरी लगाया तो 12 + 12 36 वोल्ट हो गया, और सिस्टम को चाहिए 48 वोल्ट, तो ये प्रॉपर ऑन ही नहीं हो पाएगा। अगर बैटरी बूस्ट है, जो कि बैटरी बूस्ट होकर 14 साढ़े 14 वोल्ट चली जाती है, तो अगर इस तरह से हम देखें तो 14 × 42 43 44 वोल्ट अगर हो जाएगा तो वहाँ पे बैटरी कुछ देर के लिए ऑन भी हो जाती है, दिन में 1 घंटा 2 घंटा काम भी कर लेती है जब इसके पास बूस्ट वोल्टेज होता है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा जो सबसे बड़ा हमने ऑब्जर्व किया है, एक्सपीरियंस लिया है, वो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, रॉन्ग कमिटमेंट से हमें बचना होगा। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि रॉन्ग कमिटमेंट लोग प्रोजेक्ट उठाने के चक्कर में करते हैं। रॉन्ग कमिटमेंट दूसरे का एग्जाम्पल दे के कर देते हैं कि वो उनका हमने लगाया था, उनका 2 किलोवाट का कनेक्शन था और 3 किलोवाट उन्होंने सोलर लगा लिया, उनका बिल अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने जो अप्लायंसेस अपने घर में लगा रखे हैं उन अप्लायंसेस को कितनी देर चलाते हैं। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जनरेशन हाइब्रिड में कैसे होता है, सोलर मॉड्यूल सोलर पैनल कैसे बिजली बनाते हैं, किस समय कितनी बिजली बनाते हैं, वो ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, तो आगे आपको उसका ध्यान देना होगा। दूसरा, जो पुराने कनेक्शंस हैं, बहुत पुराने कनेक्शन हैं, जब उनके पास ना एसी था, ना कूलर था, फ्रिज था, तब उनका 1-2 किलोवाट का कनेक्शन है, और जैसे जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, लोग लोड बढ़ाते चले जाते हैं और ध्यान नहीं देते हैं। यही रीज़न है। अभी आपने कुछ दिन पहले सुना कि लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। तो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ओवरलोड। जो आपकी एक्सेस डिमांड बढ़ती चली जाती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है शॉर्ट सर्किट। और ये शॉर्ट सर्किट हो क्यों रहा है? पुरानी बिल्डिंग्स में, कॉमर्शियल्स में, घरों में क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले हम लोग प्रोटेक्शन डिवाइस यूज़ नहीं करते थे। MCB, ACDV, DCDV हम लोग यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि इतना कोई बताता नहीं था और महंगे आइटम्स होते थे, तो लोग उसको प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं लगाते थे। वो ना लगाने की वजह से अब कोई बताने वाला नहीं है कि MCB ट्रिप हो जाए अपने आप। आपने फ्यूज़ लगा रखे हैं और हैवी वायर आपने बांध दिया है,
तो ये सब चैलेंजेस आ रहे हैं जो अचानक शॉर्ट सर्किट हो जा रहा है, उसके पीछे ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। तो इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये यहाँ पे हम शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं क्या क्या हमारे प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं। डीसी डीबी, ये आप देख सकते हैं इसके क्या क्या कंपोनेंट है। डीसी फ्यूज़ है, कई बार क्या होता है ओवर करंट की वजह से फ्यूज़ ख़राब हो जाता है, तो इसको कैसे खोलना है, कैसे फ्यूज़ को चेंज करना है। दूसरा, ये आपको जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ये बताता है कि ये सही इसका हेल्थ है कि नहीं। अगर ये रेड हो गया या कोई और कलर आ गया तो आप समझ लो एसपीडी ख़राब है। 2 साल 3 साल बाद कस्टमर कॉल करता है, कहता है कि सर हमारा अब जनरेशन बिल्कुल नहीं हो रहा, तो आप तुरंत उसकी फ़ोटो मंगाइए डीसी डीवी की, देखो कि ये कहीं रेड तो नहीं हो गई हैं। अगर रेड हो गई हैं तो अपना तुरंत अपने बंदे को भेजो और जाए सीधे एमसीबी चेंज कर दे, एमसीबी का फ्यूज़ चेंज कर दे, जिसको एसपीडी बोलते हैं। एसपीडी और फ्यूज़ दोनों चीज़ें लेके जाए, जो गड़बड़ हो चेंज कर दे, इससे आपका टाइम बचेगा। नहीं तो एक बार आपको भेजना पड़ेगा देखने के लिए, फिर हो सकता है कि वो देख ना पाए, हो सकता है वो समझ ही ना पाए दिक्कत क्या, वो सारी वायरिंग चेक कर डाले, इन्वर्टर देख ले, लेकिन जो देखना है उसने उसको नहीं देखा। तो इस तरह से हम टाइम और पैसा दोनों बचा सकते हैं। ऐसे ही आप एसीडीवी को आप देखिए, एसीडीवी में क्या क्या हमको ध्यान देना है। इसमें भी एसपीडी होता है, एसी एसपीडी होता है। टर्मिनल ब्लॉक्स देख लीजिए, कई बार ये टर्मिनल ब्लॉक गल जाते हैं, या कई बार प्रॉपर लक न लगाने की वजह से प्रॉपर जो हमारा टर्मिनल होता है डायरेक्ट लोग तार लगा देते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसमें जो सबसे बड़ा रीज़न पाया गया प्रैक्टिकली वो लूज़ कनेक्शन। अगर कनेक्शन लूज़ है तो ये आपका जो टर्मिनल होता है वो जल जाता है। ऐसे अभी हाल में 3-4 केसेस हुए जहाँ पे लूज़ कनेक्शन की वजह से प्रॉपर उसको नहीं टाइट किया गया, जिसकी वजह से वो जल गया। 3 फेस अगर है और आपके एसीडीबी में इंडिकेटर लगे हैं, एक भी इंडिकेटर अगर आपका ऑन नहीं है, जल नहीं रहा, तो आप समझ लो जनरेशन नहीं होगा। 3 फेज में एक भी फेज नहीं आ रहा तो जनरेशन आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है उससे 25% एक्स्ट्रा रेटेड का आप इन्वर्टर आउटपुट करंट का लगाइए एसीडीवी, तो आपके लिए फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। अगर लोड थोड़ा बहुत बढ़ता भी है तो एसीडीवी उसको संभाल लेगा। फिर अर्थिंग में जो गड़बड़ी हो रही हैं उसको भी हमें ध्यान रखना है। या तो हम कॉपर का वायर लगाएं जो कि एज पर एमएनआरई रिकमेंडेड है 6 mm, या 16 स्क्वायर mm का एल्युमिनियम वायर लगाएं। और अगर बड़ा प्रोजेक्ट है 10-15 किलोवाट से बड़ा प्रोजेक्ट है तो हम लोग वहाँ पे 1 इंच का दैट इज़ 25x3 जीआई स्ट्रिप लगा के इसकी अर्थिंग करें। और अर्थिंग में कितनी स्पेसिंग है, छोटा प्रोजेक्ट है तो मिनिमम 1 मीटर, बड़ा प्रोजेक्ट है तो मिनिमम 2 मीटर की स्पेसिंग देनी है जब भी अर्थिंग करते हैं। और अगर ये नहीं हो पा रहा है तो जितना मैक्सिमम हो सकता है वो स्पेसिंग तीनों अर्थिंग के बीच में हमको देनी है। तो अर्थिंग का प्रॉपर कनेक्शन विद लक के साथ करेंगे तो जो हमें सेकेंडरी चैलेंजेस आ रहे हैं प्रोजेक्ट लगाने के बाद, वो चैलेंजेस को हम लोग काफ़ी कम कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ शैडो भी एक बहुत बड़ा रोल है, जिसकी वजह से हाइब्रिड इन्वर्टर में चैलेंजेस आते हैं। ऑन ग्रिड में इसलिए नहीं आते कि लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, लोग उतना समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि जनरेशन कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ। बट हाइब्रिड में आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि भाई आज हमारी लाइट नहीं थी तो हमको बिल्कुल आउटपुट नहीं मिला। अब यहाँ पे एक कुछ पिक्स हैं, आप देखिए कि ये एक बिल्डिंग है जहाँ पे सोलर मॉड्यूल लगे हुए हैं और मॉर्निंग में कोई शेडो नहीं आ रही है, आफ्टरनून में भी शेडो नहीं आ रही है। ये वेस्ट साइड फेसिंग है, ये ईस्ट साइड फेसिंग है। बट इसी केस में जब हम विंटर पे जाते हैं, सेम मकान है, सेम आपका पेड़ है, बस यहाँ पे देखो ये शेडो आ रही है। अब अगर एक भी मॉड्यूल पे शेडो आ गई तो ये आपके आउटपुट को 50% तक इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए शेडो आ रही है इन पैनलों पे। तो इस तरह से ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि जब हमने सोलर लगाया था उस समय समर था, पूरा दिन हमने ऑब्जर्व किया, उस समय शेडो नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे हम कस्टमर से भी इनपुट ले सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर टूल्स भी आ गए हैं, कस्टमर से भी इनपुट ले सकते हैं कि भाई यहाँ पे शेडो तो नहीं आती ठंडियों में, तो एटलीस्ट ये इनपुट ज़रूर लीजिए। प्लांट को इंस्टॉल करने के पहले, स्ट्रक्चर को लगाने के पहले ये इनपुट लेना बहुत ही ज़रूरी है। अब जो कुछ और हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं लास्ट 3 to 4 ईयर्स के, और कुछ ऑब्जर्वेशन है इंजीनियरिंग से जब से मैं एमआईटी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, है ना। कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपको आज शेयर करने जा रहा हूँ। एक मैं मान लेता हूँ एक कस्टमर है जिनका लगभग 2 किलोवाट का लोड है, और ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं जब इनके यहाँ पे इन्वर्टर नहीं लगा है। जो नॉर्मली एक बैटरी का इन्वर्टर हमारे लगभग सभी घरों में लगा होगा, वो नहीं लगा है। 2 किलोवाट का लोड है, तो इनका जो मंथली बिल आ रहा है, मंथली बिल इनका आ रहा है अप्रॉक्स आ रहा है 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये का इनका मंथली बिल आ रहा था। अब इन्होंने क्या किया, और इनके यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि इनके यहाँ पे लाइट जो आती थी लगभग 16 से 18 घंटे आती थी। अब इन्होंने क्या किया, भाई साहब ने एक इन्वर्टर लगा लिया। ठीक है,
एक इन्वर्टर लगा लिया, तो अब इन्वर्टर लगने के बाद आफ्टर इन्वर्टर इंस्टॉलेशन, इन्वर्टर प्लस बैटरी इंस्टॉलेशन, इनका जो बिल आ गया वो 3,000 रुपये आने लगा। ठीक है, पहले इनका 2,000 आता था, अब इन्होंने केवल इन्वर्टर लगा लिया, बिल 3,000 आने लगा। क्यों आने लगा भाई? पहले ये 16 से 18 घंटे बिजली यूज़ करते थे, अब इनको बिजली कितने घंटे मिल रही है? 24 घंटे। तो जो 6 घंटे ये बिना बिजली के काम कर लेते थे, रह लेते थे, अब जब लाइट अवेलेबल होती है तो वो लाइट से इनका इन्वर्टर चार्ज होता है, मतलब यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, और जब लाइट चली जा रही है तो बैटरी से डिस्चार्जिंग हो रही है। तो बैटरी अगर चार्ज और डिस्चार्ज होगा तो 30% तो लॉस यहाँ हो जाएगा। ये मिनिमम बता रहा हूँ, ये 40% भी हो सकता है, तो 30% तो लॉस ही हो जा रहा है। प्लस आपको 6 घंटे लाइट मिल रही, तो आप एवरेज निकाल लो कि 18 घंटे में 2,000 बिल आता था, तो 24 घंटे में लॉस को अगर इंक्लूड कर लेंगे तो बिल 3,000 आएगा कि नहीं आएगा? ये आप खुद कैलकुलेट करो, खुद इसको ऑब्जर्व करो कि आपके घर में जब इन्वर्टर नहीं लगा था तब क्या था सिचुएशन, अब इन्वर्टर लगने के बाद क्या सिचुएशन है। दूसरा हम केस ले रहे हैं इन्हीं कस्टमर का, इन्वर्टर लगने के बाद और स्टेबलाइजर नहीं था, तो इनका बिल कितना आ रहा था? ₹3,000 पर मंथ। लेकिन इन कस्टमर के यहाँ एक दिक्कत थी, इनके यहाँ वोल्टेज 180 190 ही वोल्ट आता था, रफली इनके यहाँ 180 वोल्ट आता था। अभी भी आप में से बहुत से लोगों के यहाँ जो थोड़ा रिमोट एरिया से बिलोंग करते हैं 180 वोल्ट से ज़्यादा नहीं आ रहा होगा। अब जैसे इन्होंने स्टेबलाइजर लगाया तो इनका वोल्टेज 230 हो गया। अब इनके बिल में क्या फर्क पड़ेगा वो समझ लीजिए। एक हमने अभी फार्मूला आपको बताया था, P = V²/R। तो लोड जो भी है उसको हमने कांस्टेंट कर दिया, फिक्स कर दिया, तो वोल्टेज 180² दैट इज 180 × 180/R। अब 230 वोल्ट मिलने के बाद अब जो पावर का कंजम्पशन हो जाएगा V²/R के फार्मूले से 230² 230 × 230/R। अब अगर हम रेशियो यहाँ पे देखें 230 × 230 डिवाइडेड बाय 180 × 180, कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल हो गया, 23 × 23 डिवाइडेड बाय 18 × 18। इसको सिंपली अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आप लोग खुद भी करिए कैलकुलेशन, ये 23 × 23 डिवाइडेड बाय 18, ये फैक्टर आ रहा है दोस्तों 1.63। तो मैं आपको यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जो बिल आपका 3,000 आया था केवल इन्वर्टर लगाने के बाद, बिल आफ्टर स्टेबलाइजर इंस्टॉलेशन, ये अब हो जाएगा 3,000 × 1.63। ठीक है, ये बिल आपका हो जाएगा 4,898। अब आप केवल 2 फैक्टर को देखिए, आपके घर में भी सोलर नहीं लगा है, केवल आपने अपने घर में एक इन्वर्टर बैटरी लगा ली और आपने अपने घर में स्टेबलाइजर लगा लिया, और आपका बिल 2,000 से पहुंच गया 5,000 रुपये के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो यही यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल विद सोलर इन्वर्टर एंड स्टेबलाइजर। अब आप देखिए कि 2,000 वाला बिल पहुंच गया आपका 5,000 रुपये। अब देखो कस्टमर का नाम ही है कष्ट से मर, तो वो आधी चीज़ें झूठ बताएगा कि भैया जब से सोलर लगवा लिए तब से बिजली का बिल बहुत आ रहा है। अब ये बताओ भैया कि अगर अपने घर में आप सिक्योरिटी गार्ड रखोगे, तुम एक ठो 12 घंटे के लिए जो चौकीदारी करेगा, तो उसका पैसा दोगे कि नहीं दोगे आप? और 2 ठो रख लोगे चौकीदार 12-12 घंटे वाले, तो आपको 2 लोगों की सैलरी देनी पड़ेगी, तभी तो आपको उसका मज़ा मिलेगा ना कि कोई आ रहा है तो बता दे रहा है, सिक्योरिटी आपकी देख रहा है, कोई अनऑथराइज पर्सन नहीं आने दे रहा है, तो उसको प्राइस को तो पे करना पड़ता है ना आपको। तो अगर आप घर में इन्वर्टर लगाओगे, स्टेबलाइजर लगाओगे, तो उसका प्राइस तो पे करना पड़ेगा, और प्राइस इस कस्टमर ने यहाँ पे पे किया। 2,000 वाली वैल्यू को उसने 5,000 कर दिया, उसका जो खर्चा था वो 2,000 से 5,000 घट गया। अब अगर हम लोग सोलर की बात करें तो सोलर में हम लोग क्या करेंगे? सोलर में हम इन्हीं खर्चों को तो कम करेंगे, इन्हीं खर्चों को हम लोग क्या करेंगे? निवेश में बदलेंगे। अब हाइब्रिड बैटरी के साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हाइब्रिड इन्वर्टर के, कि भैया जब से हमने हाइब्रिड सोलर प्लांट लगाया बिल बहुत बढ़ गया। अब बिल कैसे बढ़ गया, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। हाइब्रिड इन्वर्टर लगाया इन्होंने, तो अब एसी भी चलाना शुरू कर दिया इन्होंने। ठीक है, पहले ये 4 ही 6 घंटे एसी चलाते थे रात में सोने के समय, अब इनके पास एसी जो है दिन भर चल रहा है, रात में भी ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमारा 2,000-3,000 जो बिल आता था 3 किलोवाट सोलर लगाने के बाद बिल बिल्कुल ना आए। अभी बहुत सारे कस्टमर का मैसेज आ रहा है कि सर हमारा बिल 10,000 आ गया, 12,000 आ गया, सोलर बंद हो गया। तो वो भी कुछ मैं बिल आपके पास लाया हूँ, इस वीडियो में शेयर करूँगा कि उनका बढ़िया जनरेशन हो रहा है, लेकिन उनका इतना यूजेज बढ़ गया है कि उनका रात में इतना ज़्यादा कंजम्पशन है कि बिल आ रहा है। अब उनको जिसने भी सेल किया होगा बताया होगा कि भैया बिल नहीं आएगा, तो बिल तो आएगा ही।
तो 90% केसेस में जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई प्लांट में दिक्कत नहीं है, दिक्कत केवल कम्युनिकेशन गैप है, दिक्कत केवल समझाने में है, दिक्कत केवल समझने में है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी को, अपने नए क्लाइंट को पूरा समझा के ही बताएं। दूसरा जो लोगों का समस्या आ रही है कि भाई जब से हाइब्रिड प्लांट लगाया है हमारा एक्सपोर्ट जो है 0 हो गया है। तो यहाँ पे भी मैं बता दूं कि 90% केस में एक्सपोर्ट जो 0 हो रहा है उसके पीछे रीज़न क्या है, उन्होंने बैटरी बैंक बढ़ा दिया, उन्होंने अपने यूजर्स बढ़ा दिए। तो जितना वो जनरेशन कर रहे हैं, नॉर्मली 90% जो प्लांट लग रहे हैं वो 3 किलोवाट के लग रहे हैं। और 3 किलोवाट में आप इस मौसम में क्या जनरेशन होगा उसकी भी मैं कुछ डिटेल लाया हूँ इस वीडियो में। 3 किलोवाट में इस समय कई दिन 2 किलोवाट से लेके केवल 5 किलोवाट तक का ही जनरेशन हो रहा है, मतलब 2 से 5 यूनिट का ही जनरेशन हो रहा है। उस केस में दोस्त आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आपकी 3 किलोवाट की तो बैटरी है, आपका कुछ भी लोड अगर घर पे होगा, अगर आपने 2 घंटे 1 घंटे भी एसी चला दिया तो हो सकता है कि आपकी बैटरी ही स्टोर ना कर पाए पावर को जितना चाहिए। तो एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा? एक्सपोर्ट करने के लिए कहाँ से होगा भाई? आपने 2 कुंटल गेहूं पैदा किया और आपकी रिक्वायरमेंट है 4 कुंटल, तो क्या आप बेचोगे गेहूं? सस्ता गेहूं बेच के मई में, जून में, दिसंबर जनवरी में दोगुना महंगा खरीदोगे आप गेहूं? नहीं खरीदोगे ना। तो कैसे एक्सपोर्ट होगा? इसको आप समझने की कोशिश करिए। जो हमने पुराना आपको भी बताया उसको आप समझेंगे अच्छे से तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब देखिए, एक हमारे क्लाइंट हैं, इनका 5 किलोवाट का प्लांट लगा है, डिमांड इनकी है 6.35 किलोवाट। ठीक, 3 महीने का बिल है, यहाँ पे देखो दिख रहा है 3 महीना। 3 महीने में इन्होंने 634 यूनिट एक्सपोर्ट किया है, मतलब एवरेज देखें तो 200 यूनिट एक्सपोर्ट किया, मतलब दिन का पूरा इनका फ्री हो गया। और उसके बाद 200 यूनिट एक्सपोर्ट कर दिया और शाम को ये खर्च कर रहे हैं 3020 यूनिट 3 महीने में, मतलब एवरेज यूनिट इनका 1000 है शाम का। उसके बाद कहते हैं भैया हमारा बिल आ रहा है 5 किलोवाट का सोलर लगाएं, तो बिल तो भैया आएगा ही। आप 1000 यूनिट अगर शाम को खर्च करोगे तो बिल तो आपका आएगा ही। तो इन सब चीज़ों को आपके पास प्रूफ होगा तो आप अच्छे से समझा पाओगे, राइट। अब एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है जो हम लोगों ने इधर कई सारे प्लांट लगाए, मोर देन 100-200 प्रोजेक्ट हम लोगों ने हाइब्रिड के लगाए होंगे इस फाइनेंशियल ईयर में, जिसमें 3 किलोवाट का सोलर प्लांट जहाँ जहाँ लगाया गया है वहाँ पे चैलेंज क्यों आ रहा है, इसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। और इसको बहुत ही प्रैक्टिकल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि आपकी गाड़ी अगर 3000 किलोमीटर पे या 5000 किलोमीटर पे या 10,000 किलोमीटर पे अगर कोई गाड़ी की सर्विसिंग करानी है और आप उस ड्यूरेशन में नहीं कराते हो तो क्या होगा आप बताइए? क्या आपका फ्यूल का कंजम्पशन ज़्यादा होगा या नहीं होगा? सबके पास गाड़ियाँ, सबने इसका अनुभव किया होगा, ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। दूसरा, आपको पता है कि हर घर में समरसेबल होता है, भले ही एसी ना हो। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल समरसेबल का लिया है 1 HP का। बहुत लोग 1.5 HP का भी लगा लेते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। वो 1.5 HP का समरसेबल 3 किलोवाट के सोलर पंप से चलाने की कोशिश करते हैं। 1.5 HP का अगर समरसेबल है आपका तो क्या सिचुएशन होगी? जैसे आप 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर को सर्विस चाहिए रेगुलर टाइम पे, वैसे ही जितने भी हमारे समरसेबल होते हैं उसमें कंडेंसर लगा होता है, जिसको कैपेसिटर भी बोलते हैं। छोटी कैपेसिटी होती है तो उसको कैपेसिटर बोलते हैं, बड़ी कैपेसिटी स्टोरेज की होती है तो उसको कंडेंसर बोलते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा एजिंग इफेक्ट होता है। एजिंग इफेक्ट मतलब एज के साथ ये डीके होता रहता है, पावर स्टोरिंग कैपेबिलिटी इनकी क्षीण होती रहती है, कम होती रहती है। ऐसे केस में क्या होता है, 2-3 साल बाद ये इतना वीक हो जाता है कि अगर 1 HP का पंप है तो ये 3 HP के बराबर पावर की रिक्वायरमेंट इसकी बढ़ जाती है। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकेंड जो इसका रीज़न है दोस्तों कि आपने एक पंप ले लिया 1 HP का 4000 रुपये का। एक पंप आता है 1 HP का, एक अच्छे ब्रांड की वी गार्ड की बात करें, क्रॉम्पटन की बात करें तो 15,000 रुपये का। अब दोनों में दोस्तों अंतर क्या होगा? ये जो पंप होगा 4000 का, इसमें बिल्ला लगा होगा 1 HP का, लेकिन पावर ये जो लेगा 3 HP के बराबर लेगा। दूसरा जो 1 HP का 15,000 का होगा वो 1 ही HP की पावर लेगा। मतलब 3 HP की पावर अगर ले रहा है तो मिनिमम 22 से 2300 वाट आपके पास स्टार्टिंग पावर चाहिए इसको। तो अब आप बताइए कि 3 किलोवाट का प्लांट कैसे चला पाएगा 1 HP के पंप को? अभी तो हमने 1.5 HP की बात ही नहीं की। क्या ये पॉसिबल है चला पाएगा? कभी नहीं चला पाएगा। इसीलिए ये फेल होता जा रहा है। 3 HP का कस्टमर कहता भैया हमारा पंप भी नहीं चल रहा, और आपके पास क्वेश्चन नहीं होता है बात करने का, आप तुरंत बैकफुट पे आ जाते हो बिकॉज आपको नॉलेज नहीं है। अब अगर इसमें हम कंडेंसर की कैपेसिटी क्षमता जोड़ दें तो कई बार 4-4 किलोवाट ले लेता है, बट ये लेता है कुछ सेकंड्स के लिए, 1-2 सेकंड के लिए। इसीलिए आप देखो ज़्यादातर लोगों का घरों का पीक लोड ज़्यादा ही आता है जो उनका सेंक्शन लोड होता है।
तो अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों के गवर्नमेंट ने लोड अपने आप बढ़ा दिए बिना रिक्वेस्ट किए। तो दोस्तों ये सब यही रीज़न है जिसको हमें समझना होगा। अगर हमें बिज़नेस को अच्छे से करना है तो हमें मोटी मोटी टेक्निकल चीज़ों को समझना होगा जिससे हम अपने क्लाइंट को संतुष्ट कर सकें। इसीलिए कुछ कंपनियां हैं जिन्होंने 3 किलोवाट या तो 4 बैटरी में लॉन्च किया है, लॉन्च ही नहीं किया है। 3 किलोवाट अगर 48 वोल्ट में है तो उस केस में क्या होता है कि अच्छा खासा बैकअप आपके पास स्टोरेज होता है। तो उस केस में कुछ मिनट के लिए अगर ज़्यादा पावर चाहिए होता है तो इन्वर्टर 3 किलोवाट का इन्वर्टर 120% पे भी मतलब लगभग 3.6 किलोवाट की पावर भी कुछ मिनट दे देता है और इन्वर्टर से आपका मोटर चल जाता है 1 HP का। यही सेम केस हम एसी के लिए ले सकते हैं। अगर 1.5 टन की एसी है और आपका ब्रांडेड एसी है, इन्वर्टर एसी है, तो ये नॉर्मली चल जाता है। बट अगर आपका ओल्ड एसी है, नॉर्मल इन्वर्टर एसी नहीं है, तो कई बार वो 3 किलोवाट के हाइब्रिड से नहीं चल पाता है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। इन चैलेंजेस को हमने आपको बताया कि अगर हम प्रॉपर कनेक्शन कर लेते हैं, अगर हमारा रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर आप रॉन्ग कमिटमेंट नहीं करते हो और आप ये बताते हो कि भैया जनरेशन आपका 9 से 4 के बीच में इतना होगा, बाकी टाइम में इतना होगा, और इसका वीडियो भी ऑलरेडी बना हुआ है, वो आप शेयर कर देते हो, प्लांट लगने के पहले उसको बता देते हो, तो चैलेंजेस 5% भी नहीं आएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, 5% भी चैलेंज नहीं आएंगे और आपको काम करने में मन लगेगा, मज़ा आएगा। अदरवाइज आप 2-4 प्रोजेक्ट लगा के ही थक जाओगे और इरिटेट हो जाओगे, आपको लगेगा सबसे बेकार काम है। इंस्टॉलेशन हम करेक्ट करें, शैडो एनालिसिस हम प्रॉपर करें, प्रॉपर वायरिंग कराएं, प्रॉपर हाइट दें, हमें स्ट्रक्चर में भी कॉस्ट कटिंग नहीं करनी है, और हम कस्टमर का भी ओवरव्यू जरूर लें इंस्टॉलेशन के समय कि भाई विंटर में तो शैडो यहाँ पे नहीं आएगी जहाँ पे लगा रहे हैं, जब वो परमिशन दे तो ही लगाइए, और अगर इसको रिटर्न फॉर्म में ले लेंगे तो और बेटर होगा। ऐसे ही प्रॉपर इन्वर्टर की सेटिंग कर लें। अभी जो लेटेस्ट हाइब्रिड ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आ रहे हैं उसमें भी सेटिंग का बहुत बड़ा चैलेंज होता है, तो उस प्रॉपर सेटिंग को अगर आप ध्यान में दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सही बैटरी का सिलेक्शन कर लें। जो बैटरी लेस हाइब्रिड ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर आ रहे हैं इनको हम हाई फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर भी बोलते हैं। इनको सेटिंग में देख लें कि आप लेड एसिड बैटरी लगा रहे हो कि लिथियम बैटरी लगा रहे हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर इसको भी ध्यान में रखेंगे तो मेरे ख्याल से आप बड़े आराम से कस्टमर को अच्छी आप फैसिलिटी दे पाएंगे, उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे और आगे आपको 10 कस्टमर बिल्कुल देगा। प्रॉपर डिमांड देखें, लोड देखें, इन्वर्टर पुराना घर में लगा है वो भी देखें, क्योंकि वो भी जब लाइट चली जाती है तो लोड की तरह काम करता है, तो 1 किलोवाट का वो भी लोड हो जाता है। लोग उसी 3 किलोवाट के हाइब्रिड से उस इन्वर्टर को भी चार्ज करते हैं, तो ये भी देखें कि उसके यहाँ लोड क्या क्या है। वो इन्वर्टर भी 1 किलोवाट का लोड ही माना जाएगा। साथ ही साथ सोलर पंप नॉर्मल जो पंप लगा है 1 HP का है कि 1.5 HP का है, कौन से ब्रांड का लगा है, ये सब ज़रूर उससे डिस्कशन करें। अगर वो कहता है कि नहीं पुराना लगा हुआ है तो ज़रूर उसको 3 किलोवाट का सजेशन ना दें, मिनिमम 5 किलोवाट का उसको सजेशन दें। ये एक मित्र हैं नरूला जी, जिनका मैं दिखा रहा हूँ कि इनका देखिए जो कैपेसिटी है, प्लांट की जो कैपेसिटी है वो 3.5 किलोवाट की है। एक बिल इनका मैं दिखा रहा हूँ आपको 2005 मंथ मतलब अप्रैल का, दूसरा भी अप्रैल का आ गया है। दोनों में आप देखेंगे अलग अलग इनके प्लांट लगे हैं, लेकिन दोनों में जनरेशन आप देखेंगे तो आपको अलग अलग डेज में अलग अलग दिख रहा है। यहाँ पे देखिए 18 है, 18 के आसपास इनका कुछ दिन जनरेशन हुआ है 3.5 किलोवाट में। किसी दिन इनका जनरेशन 6 से भी कम हुआ है, कहीं पे 6 हुआ है, कहीं पे 8 हुआ है, कहीं पे 9 के आसपास हुआ है, कहीं पे 12 के आसपास हुआ है। तो ये जनरेशन मैंने आपको बताया कि अलग अलग सिचुएशन में, पावर कट में, वोल्टेज में, बहुत सारे पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, शेडो पे, तो उन पैरामीटर्स को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ये अपने ITI कैंपस में एक माइक्रो हाइब्रिड इन्वर्टर लगा है जहाँ पे हमने टूटे हुए पैनल्स को लगाया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग डे में अलग अलग जनरेशन है। ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ मई में देखिए यहाँ पे कुछ इशू आ गया था तो 6 के बाद जनरेशन ही नहीं हुआ। जो पीक जनरेशन हुआ था 13-14 यूनिट हुआ था, जो मिनिमम जनरेशन हुआ था 0 हुआ था और लगभग 5 यूनिट के आसपास हुआ था। ये है अप्रैल का दिखा रहे हैं। अब इसी सिस्टम का मैं आपको जुलाई का दिखा रहा हूँ। जुलाई में चूँकि रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, आप देखिए यहाँ पे जो मैक्सिमम गया है वो 7 यूनिट ही गया है।
मतलब 14 से सीधे पीक 7 हो गया, और जो एवरेज यहाँ पे मिल रहा है आप देखिए 3-4 के आसपास मिल रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 3 यूनिट से भी कम जनरेशन हुआ है। तो ये सब वेदर का भी इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखा। सेम प्लांट का सेम कंडीशन में अलग अलग मंथ में कितना आपको ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा है। तो ये सब आपको कस्टमर को बताना होगा, इस वीडियो को आपको शेयर करना होगा, और जो इनपुट्स आपके होंगे आप दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।